आज एक बार फिर पुनः आप सभी लोगों के समक्ष मार्क्सवाद के दूसरे पार्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो हमने मार्क्सवाद की विशेषताओं को समझा था, उस मार्क्सवाद की विशेषताओं के जितने भी ये सारे भिन्न भिन्न ये विशेषताएं थी, जैसे वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इन सभी चीज़ों को हम जो है शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इन सब चीज़ों को हम समझ पाएँ कि मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन किन विशेषताओं पे जो है मार्क्सवाद की अवधारणा जो है वो काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि जो है हम इसको और सुधार कर सकें। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिए गए जो हमारा विशेषता है, पहली विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होता क्या है। भौतिकवाद से हमारा यहाँ पे मतलब है, इन शब्दों से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा है। भौतिकवाद से हमारा मतलब है कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, यानी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ये सारी चीज़ें भौतिकवाद हैं और मार्क्सवाद जो है इसकी जो है आलोचना करता है। द्वंद्वात्मकता का मतलब है कि आपस में एक दूसरे जो है भौतिकवाद को लेकर व्यक्ति जो है लड़ाई कर रहा है। किस तरीके से जो है ये कहते हैं 3 स्टेज होती है, वाद, प्रतिवाद और संवाद की। वाद मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पे किसी तरीके कोई भी जो है कोई भी जो है एक दूसरे से मतों में अंतर नहीं हो रहा है, आपस में सब लोग जो है एक जैसे हैं, ठीक है, अंतर विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन प्रतिवाद तब उत्पन्न होता है जब अंतर विरोध की अवधारणा हो जाती है और किसी बात से जब दूसरा व्यक्ति जो है असंतुष्ट हो जाता है, तो वहाँ पे प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और संवाद क्या है कि जब ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसके मत काफ़ी सारे अलग है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जिसपे उन दोनों के मुद्दे जो है वो एक हो जाते हैं, तो इसको हम संवाद के रूप में परिभाषित करते हैं। अब जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद का जो मुख्य तत्व है इसके अंदर, वो पदार्थ की बात करता है, वो पदार्थ की प्रधानता की बात करता है। अगर हम भौतिकवाद की विशेषता की बात करें इसके अंदर, तो हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि यहाँ पर जो ये बताता है कि किस तरीके से जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र एक तरीके से नहीं है। कहीं ना कहीं क्या है, व्यक्ति जो है इस पदार्थ से, इस वस्तु से आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जो पदार्थ और व्यक्ति आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसका मानना है कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा ये संसार है, वो क्या है, अस्थिर है, वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है और उसी के अनुसार जो हमारे पदार्थ है उसके गुणधर्म भी जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। और ये जो पूरा भौतिक जगत है केवल और केवल जो है किस पे आधारित है, आर्थिक रूप से आधारित है। यानी ये जो है उसके भौतिकतावादी की ज़्यादा जो है यहाँ पे बात की जाती है। लेकिन इसकी आलोचना भी है कुछ चीज़ में। जैसे पहली आलोचना ये है कि यह दर्शन थोड़ा सा अस्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है मार्क्स पूर्ण रूप से यह नहीं बता पाते कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो क्या हैं इसकी। वो कुछ ऐसी बातें इसके अंदर करते हैं जो कि इसमें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। उसके बाद ये अत्यधिक भौतिकवादी दर्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा भौतिकता की बात की गई है। मनुष्य के जीवन को जो है पूरी तरीके से इसमें नकार दिया गया है और व्यक्ति के जो आंतरिक मूल्य होते हैं उनकी बात नहीं की गई है। अब अलगाववाद क्या होता है, जैसे कि हमें शब्द से ही समझ में आ रहा है। अलगाववाद का मतलब है कि जो है भौतिक वस्तु और व्यक्ति का आपस में एक दूसरे से अलग होना, अलगाव होना। लेकिन मार्क्स की जो विचारधारा है वो थोड़ी सी इसको अलग है। वो इसको स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि अलगाववाद हीगल की आलोचना करता है और मार्क्स इसे इंद्रिय विशिष्टीकरण और अलगाव के रूप में अंतर बताते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों जो है आपस में अलग हैं। इंद्रिय विशिष्टीकरण और अलगाववाद दोनों आपस में अलग स्थिति है। वे कहते हैं कि वस्तुओं की भौतिक अवस्थिति पर आधारित है, जबकि अलगाव जो है चेतना की अवस्था पर आधारित है। विशिष्टि तो वो बताते हैं कि दोनों ही शब्द आपस में एक दूसरे से अलग हैं। अलगाव का मतलब है कि जब व्यक्ति की चेतना ही उससे अलग हो जाए, और विशिष्टीकरण का मतलब है कि वस्तुओं की भौतिकतावादी स्थिति से अंतर हो जाए। तो इसमें वो मुख्य रूप से अगर हम इसका सार निकालने की कोशिश करें तो वहाँ पे ये यह बताते हैं कि समाज कैसा है, वो पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी समाज में कोई भी व्यक्ति जो है वो अलगाव जो है उससे उत्पन्न नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है वो वस्तु से आपस में एक दूसरे से जुड़कर हमेशा उसको रहना पड़ेगा, वो अलग उससे नहीं हो सकता है। और जो अलगाववाद की स्थिति जो कि हीगल द्वारा कही गई कि वस्तु से अलग होना, उसकी जो है आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये जो है किसी भी तरीके से अलगाववाद जो है पूंजीवादी समाज में वस्तु के उत्पादन से अमानवीकरण होता है। और अलगाववाद के 3 मुख्य आयाम इन्होंने बताए हैं। पहला आयाम बताया है कि मनुष्य का कहीं ना कहीं जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है तो पूंजीवादी व्यवस्था जो अपने साथ जो है मनुष्य का प्रकृति से अलगाव लेके आती है, मनुष्य का समुदाय से अलगाव लेके आती है और स्वयं से भी अलगाव लेके आती है। यानी इसके रूप में, इन तीनों शब्दों के रूप में जो है मार्क्स ने अलगाव को परिभाषित किया है कि किस तरीके से अलगाव केवल और केवल भौतिक के रूप में नहीं, केवल और केवल वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि जो है वो प्रकृति के रूप में, मानव समुदाय के रूप में और जो है स्वयं से भी अलगाव के रूप में आ रहा है। ऐतिहासिक भौतिकवादी, यानी इस तथ्य में सबसे पहले बोला गया है कि किस तरीके से व्यक्ति जो है आज भौतिकवादी नहीं बना है, वो शुरू से ही भौतिकवादी था। चाहे हम बात करें उसके दास्ता वाले समय की, चाहे सामंतवादी समय की, चाहे पूंजीवादी समय की। दास्ता में भी व्यक्ति जो है एक दास हुआ करता था, एक स्वामी हुआ करता था, एक कृषक हुआ करता था, एक सामंत हुआ करता था। और पूंजीवादी समाज में एक सर्वहारा वर्ग होता है, एक पूंजीपति वर्ग होता है। यानी हमेशा से ही आर्थिक आधार पर जो है विभाजन किया गया, भौतिक आधार पर विभाजन किया गया और इसकी वजह से समाज जो है हमेशा से 2 वर्गों में जो है वो बटा रहा। मार्क्स ने अपनी स्थिति की अभिव्यक्ति बहुत सी तकनीकी भाषा में
ने की हैं उनके अनुसार यह सिद्धांत मनुष्य परिस्थितियों के पालन पोषण का परिणाम है। आवश्यकताओं के पैदा होने पर उसकी पूर्ति की कभी न समाप्त होने वाली द्वंद्वात्मक खोज का सिलसिला ऐतिहासिक विकास है। यानी हर व्यक्ति ने जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, यानी आवश्यकता के अनुसार जो व्यक्ति अमीर था उसने दास रखा, इस तरीके से कहेगी आवश्यकताओं को पूरा करता है और कभी भी ये द्वंद्वात्मकता जो है कभी नहीं खत्म हो सकती। यानी जो विभाजन है, यानी एक अपर में विभाजन, एक लोअर में विभाजन, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता और ये सिलसिला हमेशा ही चलता रहता है। इसी को इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का उदाहरण जो है इसको समझाया है कि ये जो है ऐतिहासिक रूप से ही ऐसा चलता हुआ आया है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का मुख्य बिंदु यही है कि वो इतिहास में ऐसा ही चलता आया है और वो केवल और केवल जो है भौतिकवाद पर आधारित है। अलगाववाद का सिद्धांत में ये बताते हैं कि हीगल कहते हैं कि अलगाववाद का मतलब है कि व्यक्ति मनुष्य की चेतना का अलग होना, लेकिन यहाँ पर जो है मार्क्सवाद जो है उसको वस्तु से जोड़ के देखता है। साथ ही साथ वो उसको बताता है कि केवल और केवल वस्तु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो है ये मनुष्य का प्रकृति से बदलाव है, मनुष्य का मानव समुदाय से बदलाव है और स्वयं से बदलाव है, स्वयं से अलगाव है, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें वो समझाने की कोशिश कर देता है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में भी यही है कि भौतिकवाद की वजह से समाज जो है वो दो वर्गों में बढ़ जा रहा है और जो है उनके बीच में आपस में द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है। तो मुख्य रूप से यह 3 सिद्धांत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो यहाँ पे सामने आ रहा है वह है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे समाज में जो उत्पादन, ये कहते हैं कि हमारा समाज जो है 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक है आपका शोषणकर्ता वर्ग, एक है सर्वहारा वर्ग। शोषणकर्ता वर्ग यानी ऐसा वर्ग जिसके पास संसाधन पर, जो उत्पादन के संसाधन है उसके ऊपर उसका पूरा नियंत्रण है, स्वामित्व है। और सर्वहारा वर्ग ऐसा वर्ग जो कि श्रमिक वर्ग है, जिसके पास श्रम की शक्ति है, ऐसा वर्ग है। अब ये कहते हैं कि क्योंकि ऐसे लोगों के पास स्वामित्व नहीं है, संपत्ति नहीं है, काम का अभाव होता है, तो ये जो है इसलिए जो है इनका शोषण यहाँ पर किया जाता है। और इससे क्या होता है कि हमेशा एक वर्ग संघर्ष की अवधारणा रहती है, क्योंकि दोनों ही वर्गों की जो उद्देश्य हैं आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे के बीच में टकराव उनका होता रहता है। अमीर और गरीब के बीच में हमेशा से ये विरोध और प्रतिरोध जो है ये होता रहता है। और उसके बाद अब अगर हम देखें तो इसके बाद ये कहते हैं कि परंतु पूंजीवाद में इस विरोध जी, परंतु पूंजी अपने अंतिम विश्लेषण में मार्क्सवाद वर्गहीन समाज की, और वो कहते हैं कि इस तरीके से अगर समाज जो है 2 वर्गों में बटा रहेगा, जहाँ पे एक पूंजीपति वर्ग होगा, एक सर्वहारा वर्ग होगा, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपस में एक गुट बनेंगे और ये जो है एक जो है शोषण करेगा। और जो है एक इस तरीके से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जब एक ऐसा स्तर आएगा जब ये शोषण का जो एक अंतिम जो चरम स्तर है, उस चरम स्तर पर व्यक्ति जाकर जो है कहीं ना कहीं इस शोषण का विरोध करेगा और इस शोषण का विरोध करने के बाद जो है एक वर्ग विहीन समाज की जो है वो स्थापना करने की कोशिश करेगा। और वर्ग विहीन समाज होगा, राज्य विहीन समाज होगा, और राज्य जो है ऐसी स्थिति में समाप्त हो जाएगा। और जो संसाधनों के ऊपर जो हक है वो सभी व्यक्ति का हक होगा और बुर्जुआ लोगों का जो है शासन होगा। तो ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मार्क्स की जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से इसी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पे चलती है। उनका मानना है कि समाज जो है 2 वर्गों में बटा हुआ है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास संसाधन नहीं है। अब जिसके पास संसाधन है वो उन लोगों का शोषण करता है जिसके पास संसाधन नहीं है, और इसकी वजह से दोनों के बीच में आपस में संघर्ष होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के उद्देश्य जो है वो अलग अलग होते हैं। और इस जैसे जब संघर्ष होता है तो संघर्ष होने के कारण जो है क्रांति आती है, और क्रांति आती है तो इसमें जो हिंसा का वो रूप लेती है। और उसके बाद जितनी भी ये जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो ये ऐसे लोगों के पास संसाधनों पर अधिकार होता है उनको खत्म कर दिया जाता है, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाती है, और वो भी राज्य विहीन समाज होता है। किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, संसाधन जो है वो सबके होते हैं, और इस प्रकार से किसी का कोई शोषण नहीं होता है। ये मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत यहाँ पर यही कहता है। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। अब जो है इसका जो मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पे देखें तो अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, तो इसमें ज़्यादातर यही है कि एक तो पूंजीपति वर्ग है, एक वर्ग है जो कि सामान्य व्यक्ति है। तो ये क्या है कि एक व्यक्ति जो है अपने लिए जो है कच्चे माल को लगातार वस्तुओं का उत्पादन करता है और उसका विनिमय मूल्य मतलब क्या है, जिस तरीके से एक अधिशेष होता है, यानी कोई भी आप सामान आप मान लीजिए एक किसान ने कोई भी चीज़ उगाई, उस उगाए हुए सामान का जो है उसका कुछ वो चीज़ें बेच देता है, बाकी कुछ उसके पास अधिशेष बच जाता है। तो उस अधिशेष को क्या है वो अपनी कीमत पर बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि अधिशेष मूल्य इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि श्रमिक अपने उत्पादन वस्तुओं को पूंजीवादी श्रमिकों को दी गई मजदूरी से अधिक मूल्य पर बेच देता है। और मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा इस प्रकार अधिशेष मूल्य को हड़प लिया जाना आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का एक बड़ा अन्याय है। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत यानी अधिशेष, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए एक किसान जो है खेती करता है और खेती से जो है वो कुछ जो हिस्सा अपने पास रखता है, बाकी सारा बेच देता है। अब जो कुछ हिस्सा उसने अपने पास रखा वो उसका अधिशेष हो गया, उसको बेचकर उसने जो है वो मूल्य कमाया और उस मूल्य को अपने पास रख लिया। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था क्या कर रही है, पूंजीवादी व्यवस्था जो है उस अधिशेष को भी उस किसान के पास नहीं रहने दे रही है, उसको भी वो ले रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय को उजागर जो है वो मार्क्स के द्वारा जो है श्रमिकों के संदर्भ में किया गया है। अब उसके बाद क्रांति का सिद्धांत, जैसा कि मैंने बताया कि जब 2 गुट आपस में बन जाएंगे, यानी जो 2
वर्ग बन जाएंगे, जो कि एक होगा जिसके पास सारे संसाधन होंगे, जिसके पास संसाधन नहीं होंगे। तो जो हम कह रहे हैं ना राज्य विहीन और वर्ग विहीन, जो उनका मुख्य उद्देश्य मार्क्सवादियों का यही है कि राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो। तो उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, उसका वो रास्ता क्या है, वो रास्ता है क्रांति। क्रांति के द्वारा ही ये संभव है। कहते हैं कि क्रांति के माध्यम से ही क्या होगा कि जब आपस में जो है, जब ये इतना चरम स्तर पर अपना बढ़ जाएगा जो शोषण है, तो क्या करेंगे ऐसे लोग जिनके पास जो श्रमिक वर्ग है वो क्रांति का सहारा लेगा, और ये जो बुर्जुआ वर्ग है और जिनका संसाधनों के ऊपर पूरी तरीके से अधिकार है, इनको हटा फेंकेगा, और उसके बाद जो है सर्वहारा वर्ग का जो है वो यहाँ पे शासन होगा। और इसके बाद जो है क्या होगा, एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। मुख्य रूप से जो इनका जो मुख्य उद्देश्य है राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, उसके लिए ये क्रांति को एक हथियार मानते हैं। कहते हैं क्रांति एक हमारा जो एक माध्यम होगी जिसके माध्यम से ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद क्या होगा, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, यानी अब कोई भी ऐसा पूंजीपति वर्ग जो है नहीं होगा, अब सर्वहारा वर्ग होगा, ऐसा वर्ग जो कि सभी लोगों का वर्ग होगा और जिसमें सभी लोगों का अस्तित्व होगा। यानी वर्गों के अस्तित्व उत्पादन के विशिष्ट चरणों से संबंध होंगे। वर्ग संघर्ष जो है पूरी तरीके से अब खत्म होगा। वो अधिनायकवादी वर्ग का अधिनायकवाद होगा, सर्वहारा वर्ग का। उसके बाद जो है वो जो तानाशाही वर्ग है उसका उन्मूलन होगा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और समाजवाद से जो है साम्यवाद की तरफ बढ़ेंगे। यानी इनका मुख्य उद्देश्य मार्क्सवादियों का यही है कि समाजवाद की स्थापना की जाए, उसके बाद जो है साम्यवाद की स्थापना की जाए। मुख्य रूप से साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पे किसी प्रकार का कोई राज्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई जो है वर्ग नहीं है, सभी जो है आपस में एक दूसरे समान है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई शोषण नहीं है। यही जो है मुख्य रूप से इनका तर्क होता है। अगर हम दो हमारे पास शब्द आते हैं, एक आता है हमारे पास साम्यवाद, एक आता है हमारे पास समाजवाद। अब साम्यवाद और समाजवाद दोनों ही आपस में अलग अलग अवधारणाएं हैं। समाजवाद का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज जहाँ पे जो है कोई भी शोषणकारी वर्ग ना हो, और लेकिन यहाँ पे राज्य होता है, राज्य के माध्यम से जो है समाज में सामाजिक कल्याण करने की कोशिश की जाती है। लेकिन साम्यवाद एक ऐसा स्टेट का फॉर्म होता है जहाँ पे स्टेट होता ही नहीं है, जहाँ पे ना तो स्टेट होगा ना तो कोई वर्ग होगा, राज्य की कोई अवधारणा ही नहीं होगी, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर हम समझने की कोशिश करें तो मुख्य रूप से दोनों में अंतर यही है कि पहले अगर समाजवाद की तरफ अगर कोई व्यक्ति साम्यवाद की तरफ बढ़ना चाहता है राज्य, तो उसको पहले समाजवाद के स्टेज पे जाना होगा, उसके बाद वो साम्यवाद के स्टेज पे आएगा। यानी साम्यवाद का एक छोटा रूप अगर हम देखें तो वो है हमारा समाजवाद। समाजवाद के अंदर राज्य होता है, एक कल्याणकारी भूमिका के रूप में काम करते हुए वो जो है समाज में कल्याण को बढ़ावा देता है। लेकिन साम्यवाद में राज्य की कोई अवधारणा ही नहीं होती है, पूरी तरीके से राज्य को खत्म कर दिया जाता है। आगे नव मार्क्सवाद की अवधारणा है, इसको हम अगले उसमें समझने की कोशिश नहीं, नव मार्क्सवाद जो है अवधारणा है इसको यहीं पे ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा ये लगभग ये पूरा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो नव मार्क्सवाद अब क्या है? नव मार्क्सवाद का सिद्धांत एक आर्थिक सिद्धांत है जो कहता है कि वर्तमान विश्व आर्थिक संरचना में वैश्विक वर्ग विभाजन उपयोग एक व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित है। यानी आज जो है पूरा व्यवस्था क्या बन चुकी है, यानी पहले की व्यवस्था तो आर्थिक व्यवस्था थी, लेकिन आज की व्यवस्था भी पूरी तरीके से क्या है, आर्थिक व्यवस्था हो चुकी है, जहाँ पे अब रूप बदल चुका है। पहले पूंजीपति ऐसे श्रमिकों का शोषण करते थे, लेकिन अब विकसित देश जो है विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। उनका मुख्य मानना है कि ये जो साम्राज्यवाद की अवधारणा है, कहीं ना कहीं जो विकसित देश हैं उनका अल्प विकसित देशों के ऊपर कब्जा है। नव मार्क्सवाद मार्क्स के मूल लेख आर्थिक, ये बेसिकली आर्थिक महत्व को ज़्यादा यहाँ पे महत्व देने की बजाय जो है यहाँ पे सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर देते हैं। यानी अब आर्थिक रूप से जो है साम्राज्यवाद नहीं हो रहा है, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा, जैसे अमेरिका की संस्कृति का जो है पश्चिमी जो है ये पूर्वी एशिया के देशों के ऊपर जो है वो आधिपत्य होना, ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं जो है नव मार्क्सवादी अवधारणा को लेकर सामने आ रही हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का विश्लेषण, विश्व अर्थव्यवस्था जो है आज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ने की बजाय क्या हो चुकी है, श्रम विभाजन के आधार पर आधारित हो चुकी है, और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे 3 प्रकार के देशों का उदय हो चुका है। ऐसा देश जो कि वर्चस्व कर रहे हैं पूरे विश्व पर, ऐसे कुछ जो है परिधीय देश जो कि बीच वाले देश हैं, जो कि अभी विकसित और विकासशील की बीच में खड़े हैं, और ऐसे जो कि निर्धन देश जैसे कि अफ्रीका जैसे देश। उसके बाद इसी तरीके की पूरी व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं अविकसित दुनिया का निर्माण कर रही है, विकसित अविकसित के रूप में विभाजन कर रही है, निर्धनता को बढ़ावा दे रही है। विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में राज्य जो है 3 प्रकार के स्टेट में बन रहा है। कैसे? एक ऐसा जो कि विकसित है, जो कि अभी पेरिफेरी है, और जो अल्प विकसित है। इस तरीके से 3 राज्य की अवधारणाएं बन रही हैं। अब इसकी जब आलोचना की जाती है इस अवधारणा की, मार्क्सवाद की, तो मार्क्सवाद की आलोचना में सबसे पहले क्या है, ये मुख्य रूप से हिंसा पर जोर देता है और असभ्यता और बर्बरता को दिखाने की कोशिश करता है, तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। मार्क्सवादी अवधारणा की यह है कि ये उचित साधे की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं, जिसमें कि हम जो कि सभी प्रकार के साधनों में यही है कि राज्य सरकार को सदैव ही भय बना रहेगा कि जो है आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि कभी भी जो है क्रांति यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर जो है इसको प्रजातांत्रिक और समाजवाद के लिए जो है कहीं ना कहीं एक सही नहीं माना गया है, इसको दोषपूर्ण माना गया है। उसके बाद इसमें
तांत्रिक सामंजस्य का अभाव होता है, क्योंकि ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित आलोचनाएँ इसका इस प्रकार से ऐतिहासिक नियंत्रवाद होना व्यक्तिगत अधिकारों के दमन की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि जब क्रांति होती है, साम्यवाद की स्थापना की बात की जाती है, तो कहीं न कहीं जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनका हनन यहाँ पे किया जाता है, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद की आलोचना भी की जाती है। तो मुख्य रूप से यही सारे तर्क जो है हमें समझ में आने के लिए काफ़ी हैं, और यही जो है मुख्य रूप से हमारा मार्क्सवाद की यही अवधारणाओं के रूप में हमें देख सकते हैं कि द्वंदात्मक भौतिकवाद है, अलगाववाद का सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद है, वर्ग संघर्ष है, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत है, क्रांति का सिद्धांत है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद है, और कुछ अवधारणाएं जैसे कि नव मार्क्सवाद भी उभर कर सामने आती है, और उसके बाद मार्क्सवाद की आलोचना। तो ये उसके बाद अंत में हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें आप लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमें इसको बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरीके से हम इसको सुधार कर सकते हैं। और आप